नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। देश में लोकसभा चुनाव का महापर्व चल रहा है। उत्तर प्रदेश में 7वें चरण का मतदान 1 जून को होना है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों पर 1 जून को मतदान होना है। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं वाराणसी से बसपा प्रत्याशी अतहाल जमाल लारी जी। ठीक, अतहाल जमाल लारी जी से हम बात करेंगे और जानेंगे क्या मुद्दे ऐसे हैं जो मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। अतहाल जी, केकेडी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके दर्शकों का भी स्वागत है, आपका भी स्वागत है। सर, इस लोकसभा चुनाव में कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं सर? देखिए, मुद्दे तो हज़ारों हैं और गिनाए जाएं तो समय बहुत लग जाएगा। यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ बुनकर रहते हैं। बनारस शहर बुनकरों के शहर से जाना जाता है। बुनकर आज यहाँ का बदहाल है, परेशान है, लाचार है, मजबूर है। यहाँ बनारस शहर छोड़ के जो है दूसरे शहरों में जा रहा है, पलायन कर रहा है। यहाँ की कारीगरी ख़त्म होती जा रही है। हमारी सबसे बड़ी लड़ाई जो है बुनकरों की बात की है कि बुनकरों को जो है उनके ऊपर बिजली का बकाया है, वो आज तक माफ़ नहीं हुआ। कब उनकी बिजली काट दी जाएगी, कब उनको जेल के अंदर बंद कर दिया जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कांग्रेस की सरकार थी, इसके पहले बुनकरों ने बहुत गुहार लगाई कि हमारे बिजली का कर्ज जो है, जो कर्ज हमारे हैं वो माफ़ कर दिए जाएँ। उनको दिल्ली तक बुलाया गया, बनारस तक बुलाया गया, बेवकूफ़ बनाया गया। जयराम रमेश आए, उन्होंने कह दिया हमारे पास कोई कर्ज माफ़ करने की कुंजी नहीं है। भाजपा की सरकार है, उसने बिजली का रेट बढ़ा दिया। आप बुनकरों के मकानों पे कमर्शियल टैक्स लगा दिया। हमारा माल जो विदेशों में जाता था वो अब नहीं जा रहा है। गुजरात का माल आकर के अब बनारस में और दूसरे जगहों पे बिकने का काम कर रहा है। सबसे बड़ी समस्या बुनकरों की है और हमने हमेशा बुनकरों की लड़ाई लड़ी है और आज भी हमारे एजेंडे में हमारा बुनकरों का मसला, चूँकि मैं खुद बुनकर हूँ और एक बुनकर को मायावती जी ने, बहन जी ने टिकट देने का काम किया है। देखिए, कांग्रेस का न्याय पत्र जारी हुआ है। कांग्रेस के न्याय पत्र में सबकी तो बात कर रहे हैं, हालांकि ये लोग झूठा वादा करते हैं, लेकिन बुनकरों के साथ झूठा वादा भी नहीं होता। न्याय पत्र में कहीं भी बुनकरों का जिक्र नहीं है। कहीं भी बुनकरों के बारे में नहीं कहा गया कि हम आपका कर्ज माफ़ कर देंगे, या कहीं भी नहीं कहा गया कि हम आपको सस्ते रेट में बिजली देंगे। बुनकरों का कोई जिक्र नहीं है, न कांग्रेस के न्याय पत्र में है और न अखिलेश यादव जी के घोषणा पत्र में है। तो वोट बुनकर का चाहिए। मुसलमान शब्द कोई बोल नहीं सकता। भाजपा हार्ड हिंदुत्व पे चल रही है तो कांग्रेस सॉफ्ट नेतृत्व पे चल रही है। मोदी जी भी तमाम मंदिरों में दर्शन करने जाएंगे तो राहुल गांधी भी जाएंगे, अखिलेश यादव भी जाएंगे। ये तमाम हिंदुत्व कौन आगे बढ़ जाए, इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं लोग। मुसलमानों और अल्पसंख्यकों से किसी से मतलब नहीं है। बहन कुमारी मायावती जी हैं जो मुसलमानों का नाम लेके बोलती हैं, अल्पसंख्यकों का नाम लेके बोलती हैं, बाबरी मस्जिद को बाबरी मस्जिद कहती हैं। किसी नेता की हैसियत नहीं है जो बाबरी मस्जिद कह दे, चाहे वो राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, अखिलेश यादव हैं, जो भी हैं वो बाबरी ढांचा कहते हैं। हम इससे आहत होते हैं क्योंकि वो हमारी मस्जिद थी, सही है, कोर्ट ने फैसला दे दिया, मुसलमानों ने उसको मान लिया, वहाँ मंदिर बन गई, आपने बना लिया। लेकिन जो चीज़ थी, जिसके मुकदमे चले और मुकदमे में उसको कोर्ट ने भी बाबरी मस्जिद माना, लेकिन ये हमारे नेता हिंदू वोट के चक्कर में मुसलमानों को भूल जाते हैं, दलितों को भूल जाते हैं, पिछड़ों को भूल जाते हैं। आज दलित की बात होती है, पिछड़े की बात होती है, किसान की बात होती है। मोदी जी ने कहा किसानों की फसल की लागत से दोगुना हम उनको उपज के दाम देंगे। आज उनको उपज का उचित दाम नहीं मिल रहा है। छोटा पशु जो घूम रहे हैं, किसानों की फसल को खा जा रहे हैं। नौजवान सड़कों पे घूम रहा है, लाठी खा रहा है, पेपर लीक हो रहा है। और पेपर लीक इसलिए कराया जा रहा है कि इनको नौकरी न दी जा सके। व्यापारी जो है जीएसटी से परेशान है। जो नोटबंदी हुई थी उसमें कितने लोग मरे, आज भी कितने लोग लाचार और मजबूर हैं, उनके घरों में चूल्हे नहीं जल रहे हैं। तो ये भाजपा की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। जो यहाँ के कैंडिडेट हैं इंडिया गठबंधन के, वो दागदार हैं। 3 बार से उनकी जमानत जब्त हो रही है। खुद अखिलेश यादव और राहुल गांधी कहते हैं कि हम यूपी की 70 से 80 सीटों में से 79 जीत रहे हैं, 1 हार रहे हैं। वो साफ इशारा करता है कि वो बनारस हार रहे हैं। ये उनके नेता बोल रहे हैं और जिसकी 3 बार जमानत जब्त हो चुकी है। मुख्तार अंसारी भी 2009 में बीएसपी से चुनाव लड़े थे और उनको हराने के लिए आखिरी समय में राजेश मिश्रा, अजय राय, इन लोगों ने अपना वोट मुरली मनोहर जोशी को ट्रांसफ़र कराया और मुरली मनोहर जोशी चुनाव जीत गए। वही लोग, जिन लोगों का चरित्र और कैरेक्टर, जिन लोगों ने ये कहा कि हमने मुख्तार अंसारी को सज़ा दिलवा दिया,
उनके मरने पे मिठाइयाँ बांटी गई, खुशियाँ मनाई गई, जयकारा लगाया गया। आज वही लोग इस चुनाव मैदान में हैं। अगर इसको हमारा समाज नहीं समझेगा, समाज अगर लीडरशिप नहीं पैदा करेगा, तो समाज के साथ ऐसे ही नाइंसाफ़ी और ज़्यादती होगी। और दलितों और पिछड़ों का और सर्व समाज के लोगों का जो हमें वोट मिल रहा है, अगर हमारा समाज पूरी तरीके से अपना वोट जोड़ देगा तो यकीनन हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनारस से हरा के गुजरात भेज देंगे। सर, लगातार आप जनता के बीच जाते हैं, 20 साल से अधिक समय हो गया, आप राजनीति में लगातार सक्रिय हैं। कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर सरकार मौजूदा ध्यान बिल्कुल नहीं दे रही है सर? देखिए, मैं 71 से राजनीति कर रहा हूँ, छात्र राजनीति से मैं इस राजनीति में आया हूँ और पहला मुस्लिम हूँ जो बनारस में भी छात्र संघ का चुनाव जीता। चुनाव 84 में लड़ा, 91 में लड़ा। कोई उसके पहले जो है मुस्लिम न कैंट से लड़ता था ना लोकसभा से लड़ता था। और पहला मुस्लिम हूँ कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ, प्रधानमंत्री के खिलाफ मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और मैंने हमेशा रास्ता बनाया है। हमने हमेशा किसानों की लड़ाई लड़ी है, बुनकरों की लड़ाई लड़ी है, छात्रों की लड़ाई लड़ी है। जो भी समस्याएं पैदा हुई हैं, कहीं दंगे और फसाद हुए हैं तो हम जाने का काम किए हैं। कहीं कोई मर गया है, मौत हो गई है गरीबी से, यहीं लोग गरीबी से 2 बच्चे मर गए थे, उसकी लड़ाई हमने लड़ी थी। एक दिन में 2 बच्चे मरे थे, उस लड़ाई को लड़के उस औरत को हमने जो है 15 लाख रुपए उसके खाते में एक अपील करके दिलवाने का काम किया था। तो कोई ऐसी समस्या नहीं। अभी नाव कुछ साल पहले डूबी थी गंगा में, तमाम लोगों की लाशें नहीं निकाली जा रही थी, मैं खड़ा होकर के लाशों को निकलवाने का काम किया। जो भी जब भी कोई मुद्दा आया है तो हमने जो है उस लड़ाई को लड़ी है। और जब हम लड़ेंगे तो 2004 में जो है हमको पूरा देहात से जीत गया, शहर में जो है हम चुनाव आ गए, क्योंकि हमारे समाज ने हमको वोट नहीं दिया, उनको बरगलाया गया। लेकिन वही समाज 2009 में मुख्तार अंसारी को वोट दिया और किसी साजिश के तहत जिन लोगों ने देखा कि मुख्तार अंसारी चुनाव जीत जाएगा तो मुरली मनोहर वोट को ट्रांसफ़र कराया। आज वही लोग इंडिया गठबंधन से, कुछ हमारे लोग कहेंगे कांग्रेस के लोग कि हमको इंडिया गठबंधन देखना है, हमको कैंडिडेट नहीं देखना है, तो फिर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ तो कहेंगे लेकिन बहन जी वोट का बंटवारा करती हैं। अब बहन जी अगर 22 मुसलमानों को टिकट देती हैं तो 5 साल में 22 मुसलमान नेता बनाती है, उसमें कुछ सांसद बनेंगे, कुछ हारेंगे, वो नेता बनेंगे। कांग्रेस तो 1 टिकट नहीं देती है, 2 टिकट दिए। पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस ने 12 टिकट दिया है और 6 मगरबी बंगाल में दिया है। सपा ने जितना अपने परिवार के लोगों को दिया है उतना मुसलमानों को टिकट नहीं दिया है। आप मुसलमानों को टिकट भी नहीं दोगे, बुनकरों को टिकट भी नहीं दोगे, राज्यसभा भी नहीं दोगे, MLC भी नहीं दोगे। और ये पार्टियां समझती हैं, जो सेकुलर पार्टियां, कि मुसलमान मजबूर है, वो जाएगा कहाँ? वो तो झक मार के हमको वोट देने का काम करेगा। और अगर हमारे समाज के लोग मजबूर और लाचार बन के उनको वोट देने का काम करेंगे तो भाजपा हमेशा जीतने का काम करेगी, भाजपा को रोक नहीं पाएंगे। हमारा समाज अगर इस बार हमारे साथ आ जाएगा तो भाजपा को हराने का हम काम करेंगे। सर, वाराणसी में बात की जाए तो मुस्लिम जो मतदाता है केवल 20% है सर। तो क्या देखते हैं सर, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर आप पहले विकल्प के तौर पर अगर सत्ता में आते हैं, अगर आपको जनता चुनती है, तो कौन से ऐसे मुद्दे पर आप प्राथमिकता के साथ सर काम करेंगे? 20% तो हैं, लेकिन 20% एक ताकत है। उस ताकत के साथ हमारे पास दलित चमार वोट है, ये वोट हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ हाँ कैडर वोट है, जो बैकवर्ड वोट है, वो हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ आज कुरैशी बिरादरी के साथ भी नाइंसाफ़ी हो रही है। उनकी गोश्त की, मटन की, मुर्गे की, मछली की दुकानें बंद की जा रही हैं। और आज भाजपा जीत जाएगी तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि बनारस में जितनी मटन, मछली और मुर्गे की दुकानें सब बंद हो जाएंगी और कुरैशी भाई लोग हमारे सड़क पे आ जाएंगे। जिस तरह से बुनकरों के साथ जो हो रहा है ना, आज इनके साथ भी यही हो रहा है। और तमाम मुस्लिमों के मदरसे और मस्जिदों पे ताले लगाने की साजिश हो रही है। ये हमारे योगी जी ने कहा है कि अब मस्जिदों से जो अजान आती है वो बंद हो गई है और धीरे धीरे सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी। और अगर ये मुसलमान नहीं समझेगा तो फिर उनका कोई पुरसा हाल नहीं होगा, उनकी कोई लड़ाई लड़ने वाला नहीं होगा, कोई लीडर नहीं पैदा होगा, कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। और ये सेकुलर नेता कभी मुसलमान का नाम ले नहीं सकते, कभी मस्जिद और मदरसे का नाम ले नहीं सकते। सर, 2019 का लोकसभा जो चुनाव हुआ तो उसमें समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर बहुजन समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ा था। कहीं ना कहीं बात की जाए बसपा के आंकड़े भी अच्छे आए, तो इस बार सर चुनाव कैसा लग रहा है आपको, क्या लगता है? अब वो समाजवादी पार्टी से वोट हट गया, वो हमारे साथ आ गया। जब बहन जी ने समाजवादी पार्टी से समझौता किया तो बहन जी तो अच्छी थी, लेकिन आज अकेले लड़ने तो कहा जाएगा कि भाजपा की बी टीम है। अपना ताकत बढ़ा रही हैं, पूरे देश में लड़ा रही हैं,
तो अलग बात की जाएगी। और यही कांग्रेस के लोग न छत्तीसगढ़ में टिकट दिया, न राजस्थान में, न मध्य प्रदेश में, न गुजरात में, कहीं भी एक मुसलमान को टिकट नहीं दिए। फिर भी अगर मुसलमान इनको वोट देता है तो बहुत बड़ी गलती करेगा। इसलिए मैं बुनकर समाज से यही अपील करूंगा, मुस्लिम समाज से, कि आप अपने दोस्त दुश्मन को पहचानने की कोशिश करो। आपकी अगर कोई दोस्त है तो बहन मायावती जी हैं, आपको लीडर भी बनाती हैं, सांसद और एमपी और एमएलए बनाती हैं, और जब तक उनकी सरकार रही है तब तक उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं हुए हैं। कांग्रेस और भाजपा और मुलायम सिंह की सरकार में कितने भयंकर भयंकर दंगे हुए हैं, उसको वो सब सामने है। सर, पूर्वांचल की बात की जाए तो पूर्वांचल लोकसभा चुनाव में काफ़ी ज़्यादा महत्व रखता है, और लगातार बात की जाए तो बसपा पार्टी अचानक से सर प्रत्याशी बदल देती, तो क्या कारण रहता है सर इसका? भाई, प्रत्याशी हमको जीतने वाला चाहिए। आज ही बताइए, बसपा की तो चर्चा हर बात में होती है। अखिलेश यादव ने मेरठ से 3-4 बार प्रत्याशी बदला, और कितने लोगों से उन्होंने प्रत्याशी बदला तो उसकी चर्चा नहीं होती है। ये मीडिया नहीं चलाती कि अखिलेश ने कई बार कई जगह, चाहे वो रामपुर हो, चाहे मेरठ हो, चाहे कितने जगहों पे बार बार उन्होंने प्रत्याशी बदला है। भाजपा ने प्रत्याशी बदला है तो उसकी चर्चा नहीं होती, और बहन जी की चर्चा होगी। सर, इस लोकसभा चुनाव में बात की जाए, आकाश आनंद उभर कर सामने आए, लगातार रैलियां कर रहे थे, लेकिन अचानक से सीतापुर में उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होती है, उसके बाद से अचानक उनको रैलियों से दूर के क्या कारण है भाई, सर इसका? भाजपा के लोगों ने एफआईआर दर्ज कराया। भाजपा के लोगों ने, चूंकि उन्होंने भाजपा के खिलाफ जो बात कही थी, उसमें कुछ शब्द जो है वो ठीक नहीं थे। जो बहन जी को जो वो चप्पल जूते की बात हुई थी, तो बहन जी ने उस पर कहा वो तो हमारे पार्टी में है, आज भी काम कर रहे हैं, लेकिन अभी मैच्योर नहीं हुए। बहन जी ने कहा कि जब इनको मैच्योर हो जाएंगे तो इनको पूरी कमान संभाल दी जाएगी, तो उनको संभाल दीजिएगा। तो आज उन्होंने कहा कि बहन जी का जो भी फैसला है हम सिर माथों पे है, और बहन जी जो आदेश करेंगी मैं करूंगा, वो कर रहे हैं। आकाश आनंद ने आपके लिए भी सर आके रैली की आपके क्षेत्र में, जहां तक उम्मीद की जाती है आकाश आनंद अगर लगातार चुनाव में रहते तो कहीं ना कहीं बीएसपी का वोट बैंक बढ़ता, निश्चित बढ़ता। नहीं, जो हमारा कैडर वोट है, जो हमारे कोऑर्डिनेटर और मंडल अध्यक्ष हैं, वो सब काम कर रहे हैं। आकाश आनंद जी जब हम आए थे तो उस वक्त हमारा टिकट कट चुका था, मैं उस वक्त प्रत्याशी नहीं था। फिर दोबारा आपको मौका हाँ, फिर दोबारा हमको हाँ, हाँ, फिर हमको दोबारा मौका मिला। बात की जाए तो कहीं ना कहीं आपका मुद्दा जो रहता है जनहित के लिए रहता है, जी। तो अचानक से बीएसपी का दामन थामकर आप लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, कौन सा ऐसा आपका सपना है, अगर आपको जनता चुनती है आप सबसे पहले उसको पूरा करेंगे सर? भाई, जो हमारा सपना है, जनता के साथ जो जुल्म, ज्यादती, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार है, जो उनकी बात सुनी नहीं जा रही है, जो देश के संविधान को, सबसे बड़ा मसला तो देश के संविधान को लेकर के है कि अगर संविधान बदल जाएगा तो हमारे तमाम हक और हकूक छीन लिए जाएंगे, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, तो फिर हम कैसे वोट देंगे? ये तो रशिया की तर्ज पे और यूक्रेन के तर्ज पे, और किंग वो है जो कहाँ का सदर है, उसके तर्ज पे चुनाव कराना चाहते हैं भाजपा के लोग। ये नहीं चाहते हैं कि लोकतंत्र रहे, नहीं चाहते हैं कि संविधान रहे। ये तो हमेशा 80 और 20 का नारा देते हैं, नहीं चाहते हैं कि सांप्रदायिक सद्भाव बना रहे। क्या लगता है इस बार उत्तर प्रदेश में बीएसपी की कितनी सीटें आ रही हैं, क्या लगता है सर? देखिए, जो बीएसपी ही किंग मेकर बनेगी, और बगैर हमारे कोई सरकार बनने वाली नहीं है। वो भी सरकार बनाएंगे तो मजबूर सरकार बनाएंगे ना। उत्तर प्रदेश में भी हमने मजबूर सरकार बनाया, और अपनी बातों को रखा, अपने हित में जो काम हुआ किया। और अगर भाजपा से लोग कहते हैं तो भाजपा से तो समाजवादी का भी गठबंधन रह चुका है 89 और 91 में। और हमने जो बहन जी ने समझौता किया तो अपने हित में किया। जब उनका मौका आया तो उनको दूध की मक्खी की तरह से निकाल के फेंक दिया। और आज भी हम अगर जिसके साथ रहेंगे, हमारे दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और मुनकरों की बात होगी, तभी हम उनके साथ शामिल होंगे, नहीं तो नहीं शामिल होंगे। हम अपने एजेंडे को लेकर के चलेंगे। अगर इंडिया गठबंधन कहती है कि हमारी सरकार हम बनाएंगे, चाहे जो भी सरकार की बात कर रही है, चाहे तृणमूल कांग्रेस से लेकर के तमाम ऐसे थर्ड फ्रंट के लोग हैं जो बात कर रहे हैं, तो हमारे मर्जी के बगैर कोई सरकार बनने वाली नहीं है पोजीशन की। हम चाहेंगे तभी सरकार बनेगी, और हमारी शर्तों पे बनेगी, और किंग मेकर बन मायावती ही बनेंगी। कहीं ना कहीं बात की जाए सर लोकसभा चुनाव की, कहते हैं जब लोकसभा चुनाव आता है तो नेताओं की भागम दौड़ मच जाती है, कहीं ना कहीं सर इसका प्रभाव को जनता पे पड़ता है सर? अब तो जो लोग ये करते होंगे, हम लोग तो 365 दिन दौड़ते हैं, कोशिश करते हैं जब कोई समस्या होती है, उस समस्या को लेकर के लड़ते हैं, बोलते हैं हर वक़्त।
जब भी कोई बात होती है तो उसके ऊपर चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे पेपर हो, चाहे ज़मीन हो, धरती हो, हर जगह लड़ाई लड़ते हैं। तो कार्यकर्ता घर में बैठ गए हैं, निकल नहीं रहे हैं, कोई चलने के लिए तैयार नहीं है, तो 10 लाख नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे कि कम से कम मनोबल तो बढ़े, कुछ निकलें तो उसी बहाने। 400 पार भी कर रहे हैं, 400 पार कर रहे हैं, जब भी बोलते हैं कि हम 200 पार बंगाल में बोले थे तो 75 सीट मिला, ऐसे ही हर जगह बोले थे। तो जो 10 लाख की बात कर रहे हैं तो हो सकता है कि जो है 2-4 लाख से हार भी जाएँ। कहीं न कहीं बात की जाए लोकसभा चुनाव को 3 से 4 दिन बचे हुए हैं, प्रचार और प्रसार थम जाएगा। तो क्या मायावती जी आपके क्षेत्र में आके सर रैली-वैली करेंगी कुछ? नहीं, मायावती जी जो देखिए वो पूरे देश में दौरा कर रही हैं ना। वो जौनपुर में आकर के उन्होंने 4 कैंडिडेटों के लिए बोल दिया कि हमारे कैंडिडेट हैं। आपने कैडर के लोगों से बोल दिया कि आप इनको जिताने का काम करिए। अब वो हर शहर, हर ज़िले में जाएँगी तो 543 सीटों पे चुनाव हो रहा है, पूरे देश में चुनाव लड़ा रही हैं, तो 543 सीटों पे वो नहीं जा सकती। सर हमारे माध्यम से आप जनता को अपनी लोकसभा सीट की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं सर? हम बनारस की जनता को ये संदेश देना चाहते हैं, अपने समाज के लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि आप अपने वोटों का बँटवारा करेंगे तो फिर जो है भाजपा जीत जाएगी। आप अगर हमको एक तरफ़ा वोट देंगे तो हम भाजपा को हराने का काम करेंगे और जो प्रत्याशी इंडिया गठबंधन ने लाया है वो प्रत्याशी ठीक नहीं है, माफिया हैं, उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेज़ हैं और उनके डीएनए में भाजपा है, वो कहीं न कहीं से वो भी भाजपा के ही कैंडिडेट हैं। जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी हैं, दोनों भाजपा के कैंडिडेट से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। सर लगातार मतदान का औसत गिर रहा है, आप कैसे देखते हैं सर? पहले 2 चरणों में गिरा, तीसरे, चौथे में सही रहा, 5वें में सही रहा, लेकिन 6वें चरण का मतदान जो उसमें 54% का मतदान है, क्या कहेंगे? इतनी महँगाई, भ्रष्टाचार है और सरकार जा रही है, लोगों में उत्साह नहीं है, नहीं निकल रहे हैं घरों से क्योंकि देख रहे हैं कि सरकार ने क्या किया, इसलिए मतदान प्रतिशत गिरता जाएगा और गिरेगा। आज भी कल भी गिरा है, आज भी गिरेगा, उत्साह नहीं है जनता में। मतदान का गिरता औसत किस पार्टी के लिए नुकसानदायक होता है, किस पार्टी के लिए फायदेमंद होता ये सत्ता पक्ष के लिए नुकसानदेह होता है। है? पूर्वांचल की बात की जाए, पूर्वांचल में जिस तरह से लोकसभा चुनाव देखा जाता है सर, कहीं न कहीं पूर्वांचल की सीटें बहुत मायने रखती हैं। तो इस बार क्या लगता है पूर्वांचल खेला करेगा सर? बिल्कुल खेला करेगा, इस बार जो है मोदी जी जा रहे हैं, उनको गुजरात जाना पड़ेगा, घर जाना पड़ेगा उनको, वहीं उनको राजनीति करनी पड़ेगी। कि जीत का मार्जिन क्या होने वाला है सर? मैं कोई ये थोड़े हूँ, ज्योतिष थोड़े हूँ कि जो मैं बता दूँ, तो 4 तारीख को पता चलेगा कि मार्जिन क्या होगी। ये हमारे साथ बात कर रहे थे बसपा प्रत्याशी, उन्होंने कहा कि 4 तारीख को मालूम हो जाएगा कि जनता किसे अपना प्रतिनिधि चुन रही है। कैमरामैन शरद के साथ शुभम अवस्थी, केकेडी न्यूज, वाराणसी से। ठीक है सर।